एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बताता है वेजिटेशन का कि यहाँ पर इस सॉइल के बदौलत ही या फिर इस सॉइल के ही बूते पर क्या होता है, कुछ वेजिटेशन ग्रो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे स्वैम्पी एरियाज होते हैं, ठीक है, या फिर स्वैम्पी फॉरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर सॉइल जो है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मेजर मेजर फैक्टर्स देखने में मिलता है जिसके बेसिस पर हम वेजिटेशन सॉइल के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, वेरी कराते हैं। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जो कि टोपोग्राफी के बेसिस पर आता है। टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी देखो सिंपली क्या होता है कि जो वहां का लैंड एरिया है, मतलब कि वो प्लेन एरिया है कि प्लेट्यू वाला एरिया है, हिली एरिया है, ऐसे टोपोग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पर कि बगल से कौन सी रिवर सिस्टम चल रही है, वो पेरेनियल रिवर सिस्टम है या फिर कौन सी है, वहां का जो रॉक सर्फेस है वो सॉफ्ट रॉक सिस्टम है कि हार्ड रॉक सिस्टम है, इन सब के बेसिस पर जो भी टोपोग्राफी वहां की होती है वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आता है जिसके बेसिस पर हम नेचुरल वेजिटेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये टोपोग्राफी के लिए आप यहां पर देख सकते हो अल्पाइन फ्लोरा है, टाइडल फॉरेस्ट है। अब ये सब क्या है आपको आगे चल के इजीली पता चल जाएगा। नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग बेसिकली ऐसे 5 बड़े पार्ट्स हैं। 5 बड़े पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला है मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और तीसरा और चौथा दोनों माउंटेन या फिर माउंटेन मतलब माउंटेनियस रीजन से रिलेटेड है। ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, और आखिरी में बिल्कुल आता है अल्पाइन फॉरेस्ट। अब मैं आपको इसी जगह पर एक बात क्लियर करता हूं जिसके बेसिस पर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इन सभी चीजों में। देखो जो पहले 2 क्लासिफिकेशन है ये इस बेसिस पर हैं कि क्लाइमेटिक सिस्टम में हमारा ड्राइनेस है या फिर वेटनेस है। आप देखोगे कि कितना मॉइस्ट कंडीशन है, ह्यूमिडिटी का कंडीशन कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा रेनफॉल होता है, उसके बेसिस पर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में, अब हमें पता है कि देखो सब कुछ ट्रॉपिकल जैसा ही है अपने कंट्री में, तो अपने पूरे कंट्री के अंदर में ऐसे जहां पर भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेचर में मिलते होंगे उनमें हम सबसे पहले मॉइस्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ड्राई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मॉइस्ट में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहीं कहीं मिलते हो, कहीं कहीं मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलते हो कि भाई यहाँ पर रेनफॉल इतना होता है लेकिन है डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब कि यहाँ के जो भी पेड़ पौधे हैं वो अपनी पत्तियां शेड करते हैं, दे शेड देयर लीव्स। तो इन सबके बेसिस पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब यहाँ पर इससे मतलब नहीं है ना कि कौन सा एवरग्रीन है कौन सा डेसिडियस है, इन सब में हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, बस हमको ये देखना है कि मॉइस्ट है कि नहीं, वो एवरग्रीन हो डेसिडियस हो, इससे नहीं मतलब है। सिमिलर सेम अप्रोच को हम नेक्स्ट टॉपिक में रखेंगे, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब हमको इससे मतलब नहीं है, देखो एवरग्रीन है तो ऑब्वियस बात है ड्राई तो नहीं होगा, तो जो भी डेसिडियस फॉरेस्ट है इनके अलावा और भी जो टाइप्स होंगे उनको जो भी ड्राई होंगे, मतलब जहां पर बारिश वगैरह काफी कम होगी, ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम है, उन सब जगहों को हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इन जगहों पे, इन दोनों ही जगहों पर चूंकि माउंटेन स्ट्रक्चर को हमने अलग से डिफाइन किया है, तो माउंटेन में मॉइस्ट वाले आते हैं या फिर ड्राई वाले आते हैं, उनमें माउंटेन एरियाज में कोई एवरग्रीन है मॉइस्ट में, कोई डेसिडियस है मॉइस्ट में, वो सब कंसीडर नहीं करेंगे, उनको हम अलग से इधर तो डिस्कस कर ही रहे हैं ना। तो इसलिए माउंटेन स्ट्रक्चर को छोड़ के जितने भी प्लेन एरियाज होंगे हम उनकी बात करेंगे इन दो के बीच में, मॉइस्ट वाले में ह्यूमिडिटी के बेसिस पर जहां पर ज्यादा मॉइस्चर होगा उसके बारे में बात करेंगे, और ड्राई पर जहां पर मॉइस्चर कम होगा। अब नेक्स्ट पे हम आएंगे माउंटेन स्ट्रक्चर पे, जबकि माउंटेनियस स्ट्रक्चर पे, हिली रीजन के साथ में। तो इसमें हमें पता है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर अल्पाइन फॉरेस्ट भी आप माउंटेनियस रीजन नहीं बोल सकते, ये एक्चुअल में प्लेन रीजन हो गया और ये हिली और माउंटेनियस रीजन हो गया। तो माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे नीचे मिलेगा, उसके ऊपर हिमालय के ऊपर बढ़ेंगे, हिमालय नहीं मतलब किसी भी पहाड़ी के ऊपर बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर उसके बाद हमको मिलेगा और ऊपर बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा अल्पाइन फॉरेस्ट, और उसके ऊपर ये स्नो लाइन आ जाएगा, और उसके बाद कोई भी हमको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन है, जिस तरीके से यहाँ पर मॉइस्चर एक बेसिस बनता था क्लासिफिकेशन का, वैसे ही यहाँ पर एल्टीट्यूड बन रहा है एक बेसिस। ठीक, तो इस बात को एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना, और तभी आपको आगे के क्लासिफिकेशन इजीली समझ में आ जाएंगे। कंफ्यूजन होता है एक बार, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कंफ्यूजन आप तक ना पहुंचे। इसीलिए मैं बताया कि पहले और दूसरे में मॉइस्चर को कंसीडर करना है केवल, और तीसरे चौथे पांचवें में एल्टीट्यूड कंसीडर करना है। अभी इस बेसिस पर डाउट नहीं आना चाहिए। देखो पहले को अगर हम क्लासिफाई करें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है, जैसे कि टेंपरेचर, सॉइल और टोपोग्राफी, जिसके बारे में हमने बात किया। तो ऐसे 5 मेन टाइप्स हैं और इनके अंदर ऐसे 16 सब टाइप्स हैं अपने नेचुरल वेजिटेशन के, एक एक करके डिटेल में हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ये पांच तो हमने ये पढ़ लिया है, इसके बाद हम देख रहे थे ये क्लासिफिकेशन कि सबसे पहला जो था वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। तो ये जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अब इसके बेसिस पर अगर हमको पता करना हो कि ये कहां पर आता है, या फिर हम सिंपली ये बोलें कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से मॉइस्ट रीजन है, तो एक तो वेट एवरग्रीन आएगा जहां पर हमेशा बारिश होती रहेंगी और पत्तियां हमेशा हरे भरे होंगे। दूसरा इसी का छोटा स्वरूप, वेट का छोटा स्वरूप सेमी एवरग्रीन। ठीक है, एक तो वेट एवरग्रीन है जहां पर बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होगी, और एक ट्रॉपिकल रीजन में ही ऐसी जगह होगी जहां पर एवरग्रीन तो है लेकिन बारिश उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इससे थोड़ी कम। फिर इसके बाद आता है मॉइस्ट डेसिडियस, मतलब कि है तो डेसिडियस फॉरेस्ट, हमेशा 12 महीने बारिश नहीं होती है, कुछ महीनों में पत्तियां नीचे की तरफ ये शेड हो जाती हैं और बाकी दिनों में बारिश अच्छी खासी होती है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी वेट एवरग्रीन में होती होगी, लेकिन फिर भी मॉइस्ट डेसिडियस में मॉइस्ट जो मॉइस्चर का लेवल है वो अच्छा होता है। इसके बाद हमको लिटोरल और स्वैम्पी एरियाज के बारे में पढ़ना है। लिटोरल और स्वैम्पी एरियाज हमें पता है जस्ट लाइक मैंग्रोव्स एंड ऑल, तो वहां पर पानी तो हमेशा इकट्ठे हुए ही रहते हैं, तो इसीलिए भी हम उनको कहां डिस्कस कर रहे हैं, मॉइस्ट वाले में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब यहां पर हमने क्लियर कट दिखा है कि हर जगह इन सभी जगहों पर इनको भी एक एक करके डिटेल में क्लासिफाई करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन सबके बारे में। फिलहाल अभी हम केवल क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं आपको कि एक्चुअल में देखो यहां पर सब जगह मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा जो था हमारा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था। ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का क्या मतलब है कि इसमें देखो 3 टाइप है, एक तो ड्राई एवरग्रीन होगा, ये बहुत ही डिफरेंट फिनोमेना है, एकदम अजीबोगरीब फिनोमेना है कि है तो एवरग्रीन लेकिन सूखा वाला, बहुत ही अजीब स्ट्रक्चर है, इसके पेड़ पौधे भी थोड़े अलग होते हैं। इसके बाद एवरग्रीन के बाद डेसिडियस आएगा, ड्राई डेसिडियस, और एक आता है ट्रॉपिकल रीजन में थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी जो होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह जहां पर होते हैं ना, कि बिल्कुल डिजर्ट एरिया नहीं है लेकिन बारिश वगैरह काफी कम होते हैं, वो मतलब एक तरीके से ड्राई एरिया ही है अपने ट्रॉपिकल रीजन में। फिर ये तो मॉइस्चर के बेसिस पर हो गया, सब जगह ड्राई ड्राई ड्राई। फिर इसके बाद माउंटेनियस स्ट्रक्चर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में। अब यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन में अब हमको पता है कि अपना वाला जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर हाइट देख के हम बता सकते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो बेसिस होगा कि यहाँ पर हमको बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्तियों वाले पेड़ पौधे मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल। अब ये हमारे हिमालय के पास में, हिमालय के फुटहिल्स में भी पाए जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वहां पर भी छोटे छोटे पाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका हाइट बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो जब हम बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में हिमालय की बात कर रहे होंगे तो उस टाइम पर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी तो हाइट ही नहीं है ना उस हिसाब से, बहुत ज्यादा हाइट इनकी 3 किलोमीटर तक की हाइट है। तो 3 किलोमीटर तक की हाइट में जो भी वेरिएशन हमको मिलते होंगे फॉरेस्ट में, वही यहाँ पर मिल पाएंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। बाकी जगहों पर तो हिमालय में ही क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से देखो हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि जो ड्राई और मॉइस्ट वाला है वो केवल और केवल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बेसिस पर हमने डिस्कस किया था। जब भी हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को माउंटेनियस स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर मॉइस्चर को बेस रखना है, कि यहाँ पर टेंपरेचर को बेस रखना है, यहाँ पर बेस रखना है हाइट को, एल्टीट्यूड को। अब एल्टीट्यूड के
वजह पर हो सकता है कहीं कहीं हम लोग को मॉइस्चर वाला एरिया मिले और कहीं कहीं हम लोग को ड्राई वाला एरिया मिले, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन भी है और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट हिल भी है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आखिरी में हमारा एक दो क्लासिफिकेशन और बचता है। एक टेम्परेट रीजन, मतलब हम थोड़े से और हाइट पर चले गए। अब जब और हाइट पर चले गए तो यहाँ पर भी एक वेट मिलेगा, एक मॉइस्ट मिलेगा और एक ड्राई मिलेगा। देखो अब यहाँ पर चूंकि हाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो हम बाद में केवल और केवल अपने आप को हिमालय रीजन तक ही लिमिट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे और किसी कंट्री वाले पार्ट में इसकी हाइट की कोई चीज है ही नहीं। तो इसीलिए देखो माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में हमको केवल और केवल इंपॉर्टेंटली हिमालय को ही कंसीडर करना पड़ेगा। और फाइनली आता है अल्पाइन फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट वो जो कि नीचे वाले फॉरेस्ट को ऊपर के स्नो लाइन के बीच में जो मिलते हैं, मतलब कि आप देखोगे केवल यहाँ पर छोटे छोटे ग्रास ही उग सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। तो इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, सब अल्पाइन है, एक मॉइस्ट अल्पाइन है और एक ड्राई अल्पाइन है, ठीक है। यहाँ पर स्क्रब्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि केवल घास फूस देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ कोई बड़ा पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलेगा अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर में। तो चलते हैं, पेड़ पौधा मिलेगा भी तो बहुत ज्यादा हाइट इन सबकी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक फीचर, जैसे मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब में आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं, ऐसी ड्राई में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इन सबके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, एक एक और डिटेल से पढ़ते हैं इन 16 के 16 को। आपको सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, मैं बताता हूँ। देखो जिस हिसाब से हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और इसके अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको हम लोग रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तीसरा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है और चौथा लिटोरल और स्वैम्पी फॉरेस्ट है। इन सभी को करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर जिनको हम लोग रेनी फॉरेस्ट बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो डेंसिटी है ना यहाँ पेड़ पौधों की काफी ज्यादा है, और यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट का नाम दिया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती होंगी। मतलब साल भर में जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर ट्रॉपिकल नेचर का होगा। ट्रॉपिकल नेचर का जो एक कॉमन टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का ही है। फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होगी यहाँ पर 77% के लगभग। और यहाँ पर ड्राई सीजन बहुत ही छोटे पीरियड से आते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे, क्योंकि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है कि बारिशें हमेशा होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ड्राई सीजन है और बहुत ही छोटा सीजन होगा, मुश्किल से 15 दिन 1 महीने ऐसे कुछ होंगे, ठीक है। बाकी हर टाइम बारिश होती ही रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो एवरग्रीन जो है ना वहाँ पर अब क्योंकि 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि काफी ठंडी जगह होगी। नहीं, ठंडी जगह नहीं है, एवरेज टेम्परेचर है कि एक हीट के लेवल में बात करें तो हाई ही है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हाई है, 77% हमने देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। साथ ही साथ फॉरेस्ट के जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये कभी भी अपनी पत्तियां शेड नहीं करते हैं, हमेशा टिके होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसका एक पेक्यूलियर फीचर है कि यहाँ पर होते हैं मेसोफाइटिक प्लांट्स। अभी मेसोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको ना ही बहुत सूखा माहौल चाहिए और ना ही बहुत वेट माहौल चाहिए, जिसकी वजह पर ये पैदा हो सके, अपने आप को मतलब बढ़ा सके। मेसोफाइटिक प्लांट को अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, मेसोफाइट्स क्या होते हैं? ये एक्चुअल में ना एक आप बोल सकते हो कि दो एक्सट्रीमिटीज के बीच में पलने वाला एक टाइप है, आप बोल सकते हो जीनस है। यहाँ पर देखो एक तो होते हैं वो जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट। अब ये हाइड्रोफाइटिक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी इनका पैदावार हो सकेगा। फॉर एग्जांपल लिली या फिर पॉन्ड वीड जो होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ऐसी जगहों पर होंगे जहां पर सॉइल जो है वो वाटर से एकदम सैचुरेटेड हो, एकदम लबालब भरा हुआ हो, तो उनको हम लोग हाइड्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, स्वैम्पी एरियाज वगैरह होते हैं। फिर एक आता है ज़ेरोफाइटिक प्लांट। ज़ेरोफाइटिक प्लांट का मतलब होता है कुछ ऐसे पेड़ पौधे जहां पर पानी ना भी हो तब भी वो अपनी पैदावार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट देखो आप, तो इनके पास कैक्टस प्लांट्स या फिर इनके पास लीव्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लीव्स होंगे तो इनको ट्रांसपिरेशन करना पड़ेगा और इस ट्रांसपिरेशन से होगा वाटर लॉस, और जब वाटर ये इनके पास है ही नहीं तो ये लॉस क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनके मोटे मोटे टहने होते हैं, जो स्टेम होती है काफी मोटी होती है, जिसके अंदर वाटर स्टोर करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, और ये इसीलिए बहुत दिन तक एलोवेरा का प्लांट है, कैक्टस प्लांट है, ये सब देखोगे कि ये सब ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, पानी की ना के बराबर इनको जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा सूखे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जिसको एक जगह पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसको यहाँ पानी की बहुत कम जरूरत है, बीच में कहीं आते हैं मेसोफाइट्स, ठीक है। तो मेसोफाइटिक एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर गर्मी तो होगी और सॉइल भी बहुत ज्यादा ना सूखा होगा और ना ही भीगा हुआ होगा, ना ही गीला होगा, ना ही सैचुरेटेड होगा। तो इस वजह पर हम लोग मेसोफाइटिक एनवायरमेंट को ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पर इसके लॉफ्टनेस की बात करें अगर, तो देखो 40 45 60 मीटर तक आप देखोगे कि इनकी पेड़ों की ऊंचाइयां हैं, जैसे कि इसमें देखो ऊंचाइयां बहुत ज्यादा होती हैं इनकी। और यहाँ पर क्या होता है कि इनकी कैनोपी का क्या मतलब है कि अगर आप ऊपर से टपकी निगाहों से नीचे की तरफ देखो तो आपको जमीन दिखेगी ना, केवल और केवल दिखे पेड़ पौधे और इनके ये स्ट्रक्चर्स, कि इनके जो पेड़ हैं यहाँ पर, जैसे इसकी कैनोपी की बात करें तो इसकी कैनोपी नियरली 100% है। बहुत ही रेयर प्लेसेस हैं जहां पर आपको जमीन दिख सकती है, वरना हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखेगा ऊपर से अगर देखते हैं तो इसको बोलते हैं कैनोपी। तो जब भी हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ की कैनोपी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, थिक कैनोपी होती है। और यहाँ पर इनमें कभी भी रुकावटें तभी देखने को मिलेंगी, या तो बगल से नदियां गुजर रही हो, नदी के ऊपर तो इतना ज्यादा पेड़ हो नहीं सकता, या फिर किसी ने इसको जानबूझ के काट रखा हो कल्टीवेशन के लिए, नहीं तो ऐसी ही बिल्कुल डेंस कैनोपी मिलती है, थिक कैनोपी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, अब उनके साथ कॉम्पिटिशन चलता है कि हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि सबको चाहिए सूरज की रोशनी, जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सके। तो इनकी कॉम्पिटिशन चलती है कि हम सबसे ज्यादा लंबे होंगे, फिर दूसरा वाला इसका पेड़ बोलता है तुम इतने लंबे, तो हम और लंबे पेड़ बन जाएंगे, क्योंकि हमको सन का सारा रेज एक्वायर करना, उसके बेसिस पर हम अपना खाना बनाएंगे। तो ऐसे इन लोगों में हमेशा स्ट्रगल होता है। और ऊपर से देखने पे जैसा कि यहाँ पर पता चल पा रहा है कि एकदम ग्रीन कारपेट जैसा एक मंजर होता है, मतलब कि आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल ग्रीन कारपेट यहाँ पर बिछ रही है ऊपर से। साथ ही साथ यहाँ पर अंडरग्रोथ की बात करें तो पानी वगैरह तो काफी ज्यादा होती है, तो इनके जो टहने होते हैं, इनके जो जड़ें होती हैं, वो काफी अंदर तक जाके पानी को सोखने के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए वो ऐसा करते भी नहीं है। इनकी जो अंडरग्रोथ है ना वो कम ही रह जाती है, तो छोटे से भी अगर जड़ होंगे तो वो काफी नीचे तक जाने की बजाय ऊपर से ही पानी वगैरह सब सोख के बाकी पेड़ पौधे को पहुंचा देंगे। तो इनके एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर मिलते हैं बैम्बूस, फर्न्स, क्लाइंबर्स, पेड़ जो होते हैं ना, जैसे कि जो कुछ भी पकड़ के ऐसे चढ़ जाते हैं उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं, और कुछ ऑर्किड्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हमारे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहाँ पर बारिश खूब ज्यादा होती होगी वहीं पर होगी। कहाँ पर होती है? तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट होती है, मतलब कि विंडवर्ड साइड के वेस्टर्न घाट पे। साथ ही साथ पूर्वांचल हिल्स में देखा था काफी बारिश होती है फनलिंग इफेक्ट के द्वारा, और अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड का एक फायदा ये है कि जो भी ये लैंड है वो हवाएं इधर से चलें या इधर से चलें, दोनों तरफ से बारिश तो इधर होगी ही होगी। तो इन सबकी वजह से अंडमान निकोबार में भी लगभग हर महीने ही बारिश होती है यहाँ पर, इसीलिए एग्जांपल के तौर पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर भी सूटेबल होगा। बात करते हैं टिम्बर की। अब टिम्बर मतलब वुड कैसा मिलता है यहाँ पर, तो जो भी वुड जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहोगे कि इनकी टहनियां काफी स्ट्रेंथेंड है, बिल्कुल सीधी है, ऊपर की तरफ हाइट में जाएंगी, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये हार्ड होंगी, ड्यूरेबल होंगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है ना कि यहाँ पर इनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए इनको हम यूज नहीं कर सकते।
अब आप खुद ही सोचो क्यों, क्योंकि देखो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में डेंसिटी जो होती है इन पेड़ों की काफी ज्यादा होती है। जैसे कि ना एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं लुम्बरिंग, ठीक है। लुम्बरिंग मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्ली ऐसे पेड़ को काट के जो इनकी लकड़ियां हैं उनको हम प्रॉपर वुड पर्पस के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हो कि फर्नीचर मेकिंग, बेड मेकिंग, या फिर जहां पर भी लकड़ियों का यूज होता है, बहुत सारे घर भी बनते हैं लकड़ियों के, तो उन सब जगहों पर हम इनको यूज करें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि इनकी चूंकि कैनोपी हमने डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा है, इनकी डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो एक पेड़ को काटना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अगर काट भी दिया ना हमने तो इसको ले कैसे जाएंगे हम कहीं और जगह पर, तो ट्रांसपोर्टेशन काफी डिफिकल्ट होता है। और चूंकि इनकी हाइट काफी ज्यादा है, 60 मीटर ऊपर है, हालांकि देखो इनको काट काट के हम ले तो सकते हैं, लेकिन यहीं पर वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये है ना कि यहाँ की ह्यूमिडिटी लेवल काफी ज्यादा होती है। आप सोचो, समझो कि 77% ह्यूमिडिटी अपने आप में यहाँ के सर्वाइवल कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। तो जितने भी इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं उनको आपस में ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते होंगे। सर्वाइवल कंडीशंस वहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हम और आप वहाँ पर अगर चले गए तो इजीली रह नहीं पाएंगे। जो भी मान लो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है वो यूजुअली नहीं रह पाएगा 77% की ह्यूमिडिटी वाले एरिया में। तो इस वजह से वहाँ का जो कमर्शियल वैल्यू है ना इन पेड़ों का वो कम हो जाता है। इससे ज्यादा चाहिए होता है कि इनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती ताकि हम आराम से इनको ले आते। लुम्बरिंग में एक्चुअल में होता यूं है कि बहुत सारे कंट्रीज में उन्होंने वेल डिफाइंड पैटर्न कर रखा है कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, जो भी दूसरे टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जहां पर ऐसे अलग अलग स्पेशल फॉर्म में ऐसे वुड्स मिलते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि बगल वाले पानियों में वो क्या करते हैं, ठंड के टाइम पर इन सभी पेड़ों को काटते हैं और जब इनकी नदियां जम गई होती हैं तो वहां पर सारे टहनियों को फेंक देते हैं, मतलब पानी में फेंक देते हैं। जब भी गर्मी का मौसम आता है तो नदियां फिर से पिघलती हैं और इनके साथ साथ पानी बहता हुआ नीचे की तरफ वैलीज में चला जाता है और वैलीज में इनकी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर ये वुड सारी चीजें होती हैं। और इनका ये भी मानना होता है कि जितने पेड़ ये काटते हैं साथ ही साथ उतने ही पेड़ ये प्लांट भी करते हैं। तो इस हिसाब से हमेशा वो जो नंबर है वो हमेशा बना रहता है। तो इसके हिसाब से ऐसे कुछ प्रोसेस हम भी अप्लाई कर सकते हैं अपने यहाँ पर भी, जहां पर भी फॉरेस्ट्री या फिर लुम्बरिंग एक्टिविटीज होती है। फिलहाल ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में या फिर इक्वेटोरियल रीजन के एवरग्रीन फॉरेस्ट में लुम्बरिंग एक्टिविटीज नहीं हो सकती, लेकिन इनका कमर्शियल वैल्यू नहीं होता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट महागनी, फिर एक है व्हाइट सिदार और जामुन और बैम्बू। ये चार नाम आप जरूर से याद रखना, ठीक है। जामुन, सिदार, महोगनी और बैम्बू। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जैसे ही बात होती है सेमी एवरग्रीन की तो आप देखो कि जहां पर उस जगह पर बिल्कुल ग्राउंड सरफेस दिख ही नहीं रहा था, यहाँ पर ग्राउंड सरफेस भी दिख रहा है और साथ ही साथ जो पेड़ के बीच में डिस्टेंसेस थे वो भी थोड़े बढ़ गए। वहां पे बहुत ही क्लोजली पैक्ड पेड़ देखने को मिलते थे, यहाँ पर थोड़े डिस्टिंक्ट होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। तो ये होंगे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो ना कि ये अपने हिसाब से एक ट्रांजिशनल फॉरेस्ट है। ट्रांजिशनल फॉरेस्ट मतलब क्या है कि एक फॉरेस्ट अपने दूसरे फॉरेस्ट के फॉर्म में चेंज होता है तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन जोन इन दोनों ही वेजिटेशन वाले टाइप्स को कनेक्ट करता होगा, ठीक ऐसे। तो इसके हिसाब से अगर आप बात करोगे कि ट्रांजिशन फॉरेस्ट कैसे है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो एक तरफ तो हमने पढ़ा कि एक तरफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा और दूसरी तरफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, ठीक। इन दोनों के बीच में आता है अपना सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर एवरग्रीनिंग मतलब पत्तियां शेड नहीं होती हैं लेकिन बारिश भी उतनी होती नहीं। तो कंपैरेटिवली वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट से ये थोड़े सूखे नेचर के होते हैं, बारिश वगैरह उतनी ज्यादा नहीं होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, वहां पर 250 से ज्यादा होती थी। साथ ही साथ मीन टेंपरेचर की बात की तो मोर और लेस टेंपरेचर तो उतना ही रहना है, वहां पर 25 से 27 था, यहाँ पर 24 से 27 हो गया। फिर ह्यूमिडिटी वहां पर 77% थी, यहाँ पर 75% के लगभग है। और यहाँ पर ड्राई सीजन छोटा होता है लेकिन उतना भी छोटा नहीं जितना वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा था कि मान लो अगर वहां पे 15-20 दिन का ड्राई सीजन मिलता होगा तो यहाँ पर सवा महीने का, 1.5 महीने का, ऐसे कुछ हमें ड्राई सीजन देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहां कहां मिलेगा, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो वेस्टर्न कोस्ट में मिलेगा हमको अपने कोस्टल रीजन पर, एक तो हमारा वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा और उसके जस्ट बगल में हमको एक और लाइन दिखेगी किसकी, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। फिर इसके बाद असम के कुछ एरियाज और ईस्टर्न हिमालयाज के कुछ एरियाज, ओडिशा और अंडमान एरियाज में। यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये टहनियां इतनी मोटी मोटी सी हैं, इनका भी एक पेक्यूलियर फीचर है इन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बटरेस्ट ट्रंक। क्या बोलते हैं इनको, बटरेस्ट, ऐसा बट रेस्ट ट्रंक, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है इनकी ऐसी है कि डेंसिटी कम होती है, जैसा कि मैंने बताया। थोड़े ग्रेगेरियस नेचर के, ग्रेगेरियस नेचर का क्या मतलब है कि ये आप देखोगे कि ज्यादा सीधे हैं, मतलब कि जो इनका टहना है ना वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट है और ज्यादा प्लेन है। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि ऊपर चलने के बाद क्योंकि उनमें फाइट होती रहती है ना कि कौन ऊपर जाएगा, तो हो सकता है इनके ऊपर एक पेड़ पहले से बना हो, तो ये क्या करता है, ये पेड़ मुड़ के फिर अपना पेड़ आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखने का क्या समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो सरफेस है ना ये ग्रेगेरियस नहीं होती, ग्रेगेरियस मतलब इतना प्योर स्टैंड नहीं होता इसका, लेकिन यहाँ इन पेड़ों का सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का प्योर स्टैंड होता है। और इसीलिए और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज है कि बटरेस ट्रंक मिलते हैं, एबंडेंट एपीफाइट्स मिलते हैं। एपीफाइट्स मतलब वो एपीफाइट्स उनको बोलते हैं जो कि दूसरे पेड़ों पर सहारा बन के पैदा होते हैं, मतलब कि ये जैसे कि क्लाइंबर्स वगैरह या फिर दूसरे पेड़ पौधे, वहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, एबंडेंट एपीफाइट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये ज्यादा ग्रेगेरियस नेचर का है, ज्यादा प्योर स्टैंड है इसका, और यहाँ पर स्पेसेस भी दो पेड़ों के बीच में ठीक सा है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि लुम्बरिंग एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करना सबसे बेहतर काम होगा, क्योंकि यहाँ पर सेमी वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे डेंस कैनोपी नहीं है, दूर दूर पेड़ है, तो इनको काट के आराम से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखो क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है यहाँ की, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से याद करने हैं आपको, एक रोजवुड और एक थॉर्नी बैम्बू, ये आपको मिलते हैं वेस्टर्न घाट वाले एरिया में। इसके बाद अगर हम हिमालय रीजन में बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको व्हाइट सदार देखने को मिलेगा, चेस्टनट देखने को मिलेगा और मैंगो और चंपा देखने को मिलता है। ये हिमालय रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं जो कि ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके टिम्बर की। तो टिम्बर जो है यहाँ पर भी आपको हार्डवुड ही मिलेगा, और हार्डवुड के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि ये ज्यादा प्योर स्टैंड में होता है, ज्यादा ग्रेगेरियस नेचर का होता है, जिसके बेसिस पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, मतलब वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट था, लगभग लगभग है तो वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, उतना डेंसली पैक्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लुम्बरिंग एक्टिविटीज या फिर टिम्बर इंडस्ट्री का बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तीसरा टाइप इसका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडियस का क्या मतलब है कि यहाँ पर होंगे तो डेसिडियस, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर अच्छा खासा होगा। तो मॉइस्चर पहले से तो थोड़ा कम ही होगा, नॉर्मली 60 से 75% तक होगा। साथ ही साथ रेनफॉल भी थोड़ी कम हो गई, 100 से 200 सेंटीमीटर की। टेम्परेचर लगभग लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि स्प्रिंग सीजन जो होता है समर और विंटर के बीच में, वहां पर दे शेड देयर लीव्स, और फिर उसके बाद ये सब सूखे ही होते हैं। फिर बाद में जब बारिश वारिश का मौसम आता है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि वापस इनकी पत्तियां बिल्कुल नई और हरी हो जाती हैं।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ना कि ये अप्रैल में इन सब टाइम पर जो भी गर्मी का टाइम है या फिर स्प्रिंग सीजन है उसमें अपनी पत्तियां नीचे शेड कर देते हैं। साथ ही साथ इसी वजह से जब पत्तियां शेड कर देते हैं तो आप खुद ही समझो कि जो इनकी कैनोपी थोड़ी बहुत दिखती होगी वो कैनोपी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं टेम्पररी बेसिस पर। तो क्या होता है कि इरेगुलर टॉप स्टोरी जो है इनका कभी प्रेजेंट होता है कभी नहीं प्रेजेंट होता है। टॉप स्टोरी का मतलब यही है कि कभी कभी लीव्स होती हैं कभी कभी लीव्स नहीं होती हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर। इसके अलावा देखो यहाँ पर भी बटरेस्ट ट्रीज आपको देखने को डेफिनेटली मिलती हैं और साथ ही साथ इनका जो जड़ है ना वो थोड़ा और नीचे डेप्थ तक जाता है इसलिए अंडर ग्रोथ इनका थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो बारिश कम है ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा कम हो गया है तो इन सब की वजह से इनका जो अंडर ग्रोथ है मतलब जमीन के अंदर का ग्रोथ है वो भी ठीक होता है। इसके अलावा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ही है जो कि अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप यूं समझो कि 1/3 पोर्शन जो है अपने पूरे वर्ल्ड का वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ही है। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज हैं जहां पर इनको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है जिसकी वजह से वहां पर कल्टीवेशन हो सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डेसिडियस फॉरेस्ट अभी फिलहाल फेस कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट मतलब जहां पर अभी हमने स्टॉप किया था ना कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट था उसके जस्ट बगल में हमको मिलता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके बाद ये शिवालिक रेंज के पास में आपको मिल जाएगा। फिर तेराई और भाबर रीजन में भी मिल जाएगा। मणिपुर मिजोरम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न हिल वाला सेक्शन, नागपुर प्लेट्यू में एक छोटा सा रीजन है वहां पे, ओडिशा के पास में, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। देखो अंडमान एंड निकोबार में ना लगभग उनको हर टाइप के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। तो जहां तक बारिश वाला सवाल होगा उन सब जगह उनको आप कोट कर सकते हो। ठीक है। टिम्बर की बात करें कैसा टिम्बर होता है तो यहाँ पर टीक पैदा होता है और जो भी दूसरे रिसोर्सेज हैं यहाँ के लिए स्पीसीज हैं उसमें से टीक, साल, रोजवुड, आंवला, जामुन और बैम्बू, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। फिर आप यूं समझो कि इनको इजीली एक्सप्लॉइट किया सकता है फॉरेस्ट एरियाज को और इनका भी ग्रेगेरियसनेस जो है वो भी ठीक ठाक होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का भी, जिनके आधार पर हम इनको भी यूज कर सकते हैं। अब ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आखिरी जो टाइप है वो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। देखो इसमें जो वर्ड्स है ना लिटोरल, लिटोरल का मतलब होता है, लिटोरल का मतलब कि ये सी सरफेस के पास में मतलब कोस्टल एरियाज में कहीं मिलेंगे। स्वैम्पी एरियाज वो होते हैं जहां पर पानी ब्रैकिश वाटर के फॉर्म में पीछे आते हैं। मतलब कि क्या होता है जो ओशन वाटर है वो हमारे फ्रेश वाटर के साथ मिलता है और ये स्टैग्नेंट मतलब यहीं पर आके रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबन ट्री जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सुंदरी ट्रीज होते हैं या फिर देखो इनका पेक्यूलियर बिहेवियर है कि जो भी इनके जड़ें होती हैं ना वो हवाओं में दिखती हैं हमको आसानी से। ठीक है। तो पानी और हवाओं दोनों जगहों पर होती हैं इनकी जड़ें। ब्रैकिश वाटर में बनते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर तरीके का सॉल्टी वाटर होता है। यहाँ पर जो भी हम सैलिनिटी देखते हैं वो लगभग 0.5 पीपीटी से लेके एक पर्टिकुलर रेंज तक जाता है। मतलब ये अपने आप में सैलिनिटी होती है यहाँ पर पार्ट्स पर 1000 जो सैलिनिटी है वो 0.5 से ज्यादा ही होती है। अब फ्रेश वाटर में ये सारी सैलिनिटीज के पोर्शन को नहीं देखते हो, इसीलिए ये आप देखोगे ना कि हमेशा जो भी डेल्टा फॉर्मेशन होती है या फिर जहाँ पर एस्चुरीज बनती हैं या फिर जहाँ पर क्रीक्स आते हैं उन जगहों पर ये लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे उससे पहले कुछ लोकेशन देखते हैं। कोस्टल रीजन में काफी हद तक देखने को मिलेंगे और जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबके डेल्टा फॉर्मेशन के पास में ये देखने को मिलती हैं। इवन जो सुंदरबन वाला डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहां पर देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर भी बैक वाटर और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और यहाँ के जो भी वुड्स वगैरह होते हैं ना ये भी काफी यूजफुल होते हैं। सुंदरबन में भी हमने एक बार पढ़ा था कि सुंदरी ट्रीज होती है वहां पर, तो उसकी वजह से काफी डेंसिटी है वहां की और उसका नाम भी उस वजह से वहां पर दिया गया है और वहां पर सुंदरी ट्रीज मिलती हैं ऐसे लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट में। टिम्बर की बात करें, वुड स्ट्रक्चर देखें तो हार्ड होता है, ड्यूरेबल टिम्बर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता लेकिन हाँ बाकी जगहों से हार्ड होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर्पज से भी नाव वगैरह बनाने के काम में ये लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट की लकड़ियां आती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं तो इसमें सुंदरी है, अगर है, इसके बाद राइजोफोरा है, पाम है और पाइन है। इतने पेड़ आप याद कर लेना इसके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इसके अंदर भी वही चार है। ट्रॉपिकल डाई एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक यहाँ पर जो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कैजुआरिना प्लांटेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इसका टाइप नहीं है एक्चुअल में, इसी का आप बोल सकते हो। इसके बाद इसमें बेसिकली तीन ही है तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखते हैं। एक ड्राई है और ड्राई एवरग्रीन है, ड्राई डेसिडियस है और एक ट्रॉपिकल थॉर्न है। ओके, तो फिर इसके बाद सबसे पहला है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ड्राई एवरग्रीन जो है ना वो सबसे पिक्यूलियर फीचर है यहाँ पर तमिलनाडु के कॉस्ट पर जो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर बारिश नहीं होती थी तो उसकी वजह से यहाँ पर बारिश का रेंज जो उतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत धीमी धीमी बारिशें होती हैं। यहाँ पे जब हम बे ऑफ बंगाल वाला साउथ वेस्ट मानसून भी आता है तो इसके पैरेलल ही रहता है तो बहुत ज्यादा बारिश तो होती नहीं, हल्की फुल्की बारिश होती है। और इसके साथ साथ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन के अंदर में जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो इसका देखो कुछ ऐसा होगा फॉरेस्ट, मतलब है तो एवरग्रीन, पत्तियां कभी भी झड़ेंगी नहीं लेकिन बहुत कम पत्तियां होंगी, सूखी होंगी थोड़ी सी। ठीक है, तो इसीलिए ये बिल्कुल ही डिफरेंट अलग थलग स्पीसीज है ड्राई एवरग्रीन का। क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल यहाँ पर 100 सेंटीमीटर भी नहीं होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ही बेसिकली जो भी बारिशें होती हैं वो ज्यादा काउंटर होती हैं, यहाँ पर ज्यादा काउंट हो सकती हैं। इसके बाद देखो एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी का लेवल ओवरऑल वही एवरग्रीन वाला ही मेंटेन है और साथ ही साथ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर रेनफॉल थोड़ा स्ट्रेंज टाइप में देखने को मिलता है कि वो एवरग्रीन कैसे होगा। ठीक है, फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जहां पर हम लोग देख रहे थे 35 मीटर से 40 मीटर कभी 60 मीटर ऊंचे ऊंचे एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन चूंकि ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसके चलते यहाँ के पेड़ों के लेंथ इतने ज्यादा नहीं आते, बहुत ज्यादा तो 12 मीटर तक जाते हैं। ठीक है, इससे ऊंचे पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। कैनोपी जो भी होती है वो उतनी ज्यादा डेंस नहीं होगी, भले ही एवरग्रीन फॉरेस्ट है लेकिन कैनोपी कंप्लीट तो है, मतलब वहां पर इतने ज्यादा लीव्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, क्लोजली स्पेस्ड तो होंगे लेकिन फिर भी लीव्स वगैरह का उतना डेंसिटी नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बैम्बूज और ग्रासेस आर नॉट कॉन्स्पिकुअस, मतलब कि बैम्बूज और ग्रासेस भी जो है ना वो क्लियरली विजिबल नहीं है वहां पे। ठीक है,
कि बैम्बूज खूब सारे हो, ग्रासेस बहुत सारे, ये सारी चीजें वहां पर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पर है एक तो इमली, आप हमेशा याद रखना कि ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में इमली होती है, टैमरिंड, उसके साथ जामुन और नीम भी इसी के स्पेशलिटीज हैं। इसके बाद देखो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट काफी हद तक यूज किया जाता है, क्योंकि देखो बारिश वगैरह कम ही होती है लेकिन पूरे साल भर होती रहती है, तो इसकी वजह से भी इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पर अच्छी खासी, रेन फेड फॉरेस्ट एरिया टाइप का बन जाता है या फिर रेन फेड एग्रीकल्चरल एरिया टाइप का कुछ बनता है, तो उसकी वजह से वहां पर यूज करते हैं। यहाँ पर अच्छा एक चीज हमने ये देखा था कि देखो जैसे कि यहाँ पर फोटो भी आप देख लो इस चीज का, कि कैनोपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्लोजली स्पेस्ड तो है लेकिन कैनोपी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और ग्रेगेरियसनेस जो है इन पेड़ों की वो उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इन सब छोटे छोटे बातों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं ना कि जो भी ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पर एग्रीकल्चर तो होता ही होता है, साथ ही साथ वहां पर कैजुएरिना प्लांटेशंस भी होते हैं। अब ये कैजुएरिना प्लांटेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि फेदरी लाइक लीव्स होती हैं इनकी, बिल्कुल पंखों जैसी लीव्स हैं, और कॉनिफर है, मतलब कॉनिफर फेदरी कॉनिफर का मतलब होता है कि बिल्कुल डार्क कवरेज होगा इनका। यूजुअली इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इनकी टहनियां बहुत मजबूत नहीं है लेकिन इनकी डेंसिटी जो पेड़ की है वो काफी डेंस है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनको कोस्टल सैंड ड्यून्स वगैरह की वजह से या फिर जैसे कि बालू रेत जैसे उड़ के आती है ना अंदर की तरफ, उन सबसे बचने के लिए, या फिर जो भी एक कैलेमिटीज होती हैं उनसे बचने के लिए, या फिर ये सब पौधों का एक्चुअली कैजुएरिना प्लांट जो है ना इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उन सबकी वजह से इनको प्लांट किया जाता है कोस्टल रीजन में, मोर और लेस कोस्टल रीजन में बहुत ज्यादा प्लांट किया जाता है, और ये कोस्टल एरियाज में नाइट्रोजन की संख्या, मतलब जो सॉइल में नाइट्रोजन का क्वांटिटी होता है या फिर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनको फिक्स करके सॉइल में पहुंचाने का काम करती है। यहाँ पर इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, मुश्किल से 15 से 25 मीटर तक की हाइट में ये वेरी करते हैं, और लेकिन फिर भी इनका जो एक कॉनिफर है वो काफी अजीब, मतलब एकदम डिफरेंट होता है। आप देखो जैसे यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो जितने भी कोस्टल रीजन आपको देखने को मिलेंगे ना उन सब जगह पर कैजुएरिना प्लांटेशन होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, सबके सब कोस्टल रीजन वाले हैं। इसके बाद इनकी बेनिफिट्स की बात करें क्यों हम करते हैं ऐसा प्लांटेशन, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे कि मान लो कभी ठंडी हवाएं चलने लगी या फिर विंड बहुत तेजी से आंधी आ गई, उससे बचने की बात होगी। इसके अलावा जो भी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, लाइक सुनामी वगैरह आते हैं, तो एक तरीके से ये लोग बाउंड्री बनाते हैं ना इसकी, क्योंकि कॉनिफर स्ट्रॉन्ग है, इसका फेदरी लाइक स्ट्रक्चर का फेदरी कॉनिफर है, तो इसकी वजह से डैमेज जो है ना वो पीछे वाली जनता को रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि अगर ये कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर हमने ढेर सारे कैजुएरिना प्लांटेशन कर दिए, तो इस वजह से जो भी है, और क्योंकि ये एकदम ऑर्नामेंटल अपीयरेंस, आपने भी देखा कि पेड़ पौधे बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, तो इस हिसाब से इनका प्लांटेशन किया जाता है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी एक फेमस डेस्टिनेशन बन जाते हैं। फिर जो भी इनकी लकड़ी होती है वो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, साथ ही साथ इनकी लकड़ियों से हम पेपर वर्क काफी अच्छा कर सकते हैं, मतलब पेपर पल्प प्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसके रॉ मटेरियल की जगह पर ये कैजुएरिना प्लांटेशन की लकड़ियां यूज होती हैं, और इनके मेडिसिनल वैल्यूज भी काफी बढ़िया है, तो बहुत सारे फायदे हैं इनको कैजुएरिना प्लांटेशन को लगाने का। तो ये कहां पर आते हैं, ये सब है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले रीजंस। फिर देखो वेस्ट लैंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वेस्ट लैंड को डेवलप करने के लिए भी ये कैजुएरिना प्लांटेशन किया जाता है, जिसके बेसिस पर जो भी वेस्ट लैंड पड़े हुए हैं, जिनके पास फर्टिलिटी काफी कम हो चुकी है, उनमें सैलिनिटी काफी बढ़ गई है, और इवन जो उनकी रेजिस्टेंस थी ड्रॉट के अगेंस्ट या फिर फ्लड के अगेंस्ट, उनको वापस से रिक्लेम करने के लिए, उनको वापस से स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग कैजुएरिना प्लांटेशन को यूज करते हैं। अब एक फायदा ये भी होता है कि कैजुएरिना प्लांटेशन के बीच में हम लोग ग्राउंडनट, कुकुम्बर, वाटरमेलन, सीसम या सॉरी सेसमम और पल्सेस, इन सब का भी प्लांटेशन हम इनके साथ साथ कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्पेस तो लेते नहीं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बहुत पतले पतले टहनियां इनकी होती हैं, बहुत पतले स्टेम्स होते हैं, तो एक अच्छा खासा स्पेस बच जाता है बाकी चीजों को प्लांट करने के लिए। फिर दूसरा आता है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ये था हमारा ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक। तो डेसिडियस फॉरेस्ट की जब भी बात करते हैं तो देखो पत्तियां तो नीचे ये शेड करेंगी, यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब कि अपने मॉइस्ट या फिर सॉरी ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट से बारिश लगभग सिमिलर ही होगी 100 और या फिर थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर तक है, लेकिन चूंकि डेसिडियस फॉरेस्ट है इसलिए इनको हम लोग ड्राई कैटेगरी के अंदर रखते हैं। मॉइस्ट रेनफॉल में हमने देखा था कि 200 250 ऐसे कुछ वहाँ पर रेनफॉल होती है, अब यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है तो ऐसा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात में वही अपनी पत्तियां ये लोग शेड करते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के जैसे ही, साथ ही साथ रेनफॉल कंपैरेटिवली काफी कम होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट से ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन जोन बनते हैं ना, तो इस तरीके से आप समझो कि ये जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये भी एक प्रकार का ट्रॉपिकल या सॉरी ट्रांजिशन जोन बनाता है, किनके बीच में ये बनाता है, एक तरफ होंगे अपने पास मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पर बारिश खूब होती होगी। इसके बाद आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि ट्रांजिशन जोन है, और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा दूसरी तरफ बिल्कुल थॉर्नी फॉरेस्ट। बाकी अगर यहाँ पर अंडरग्रोथ की बात करें तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे ग्रासेस ये सब होते हैं, इन सब का भी यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिलता है, आप खुद ही समझोगे, डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो सन की रेज है वो नीचे नीचे जमीनों तक आराम से पहुंचती होंगी, इसीलिए यहाँ पर आपको ग्रासेस देखने को मिल जाते हैं, क्लाइंबर्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो ये रीजन। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ पर मिलता है, तुमको देखो हिमालयों के फूट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद कन्याकुमारी, मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, जहाँ पर बिल्कुल ही डिजर्ट एरिया, वहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी नहीं मिलेंगे। वेस्टर्न घाट और वेस्ट बंगाल में थोड़े मॉइस्ट सरफेस ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर टीक मिलता है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा से, टीक मिलता है, रोजवुड मिलता है और रेड सैंडर्स मिलता है, और साथ ही साथ सेटिन वुड मिलता है, ठीक है, ये तीन चार नाम जो कि आपको याद करना है। इसके बाद ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है इसको भी हम लोगों ने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काफी हद तक मोल्ड कर रखा है, और ये एक ऐसी जगह पर है क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह काफी अच्छी होती है, तो ग्रेजिंग फैसिलिटी जो है ना यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर फायर वगैरह की भी क्षमता ज्यादा होती है, फायर जैसे कि आप देखो आग लगने की जो एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि सूखे होते हैं ना, ड्राई है, तो उसके हिसाब से आग वगैरह भी घासों में लग सकती है। अगला आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, आखिरी है यहाँ पे इस वाले रीजन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर थॉर्न मतलब टेंपरेचर लगभग उतना ही है 25 से 30 डिग्री। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर देखो वाइडली स्कैटर्ड है और पेड़ पौधों की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, नेचर होंगे, जो उनके स्टेम्स होंगे वो भी थॉर्नी होंगे, जो उनके लीव्स होंगी वो भी थॉर्नी नेचर की होंगी, कांटों भरी।